नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। कल गुजरात का फैसला हो जाएगा, कल ही कर्नाटक में चुनाव निपट जाएगा, छत्तीसगढ़ का चुनाव भी कल पूरा हो जाएगा, असम और गोवा में भी वोटिंग हो जाएगी। एमपी का चुनाव 3/4 निपट जाने वाला है कल। यूपी में लोकसभा चुनाव सेंट्रल यूपी के हार्टलैंड तक पहुंच जाएगा। कल बड़े बड़े नेताओं का फैसला होगा, जिसमें अमित शाह हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, शिवराज सिंह चौहान हैं, दिग्विजय सिंह हैं, डिंपल यादव हैं। इनका फैसला भी कल ही होगा। शरद पवार और अजीत पवार में कौन ताकतवर है, इसका निर्णय बारामती में होने जा रहा है कल, जहां शरद पवार की बेटी और अजीत पवार की पत्नी में फाइट है। तीसरे चरण के चुनाव से 24 घंटे पहले एक कैश कार्ड मिला। झारखंड के रांची में इस वक्त भी ईडी की नोट गिनने वाली 6 मशीनें धड़ाधड़ चल रही हैं। पूरा चुनाव धीरे धीरे बदल रहा है। मोदी का एक वादा राहुल के सर्वे पर क्या भारी पड़ सकता है? चुनाव की पूरी बात देखिए इस रिपोर्ट में। क्या मोदी की डबल सेंचुरी होने वाली है? भारतीय जनता पार्टी मोदी 200 नॉट आउट, 12 राज्य, 93 सीट, तीसरे चरण में वोट पड़ेंगे तो क्या होगा? राम का नाम लेकर मोदी खुद ईवीएम का बटन दबाने वाले हैं। गुजरात की 25 सीटों पर मंगलवार को मतदान है। मंगल को मोदी का मंगल होगा या नहीं? પ્રધાનમંત્રીશ્રીને આપના એક જયઘોષથી વિશ્વાસ અપાવીએ કે જામનગરની આ જનતા આપના વિશ્વાસને પૂરો કરશે। मंगल को मोदी का 200 होगा या नहीं? આપણે હંમેશા કહેતા ભારતના વિકાસ માટે ગુજરાતનો વિકાસ। ये वो चुनाव है जिसमें पहली बार ऐसा होगा कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी पंजे के निशान वाला बटन नहीं दबा पाएंगे। नरेंद्र मोदी गांधीनगर में मतदान करेंगे, मगर दिल्ली में जहां गांधी परिवार का आवास है, वहां कांग्रेस का कैंडिडेट ही नहीं है। पहला चरण 102 सीट, दूसरा चरण 88 सीट और तीसरा चरण 93 सीट। सूरत की एक सीट को बीजेपी पहले ही निर्विरोध जीत चुकी है। तीसरे चरण में लोकसभा की कुल 284 सीटों का चुनाव खत्म हो जाएगा। 7 मई को लोकसभा की आधी से ज्यादा सीटों के लिए चुनाव पूरा हो जाएगा। मोदी को अगर 400 तक पहुंचना है तो आधी सीटों में से उनको 200 सीटों का बैरियर पार करना ही होगा। प्रधानमंत्री के पास क्या रिपोर्ट पहुंची है? मोदी हिसाब देता है और जनता मुहर लगाती है। तीसरे चरण का चुनाव नरेंद्र मोदी के गढ़ में हो रहा है। वोट वहां पड़ने वाले हैं जिसे मोदी का इलाका माना जाता है। बूथ मैनेजमेंट वहां करना है जहां मोदी मोदी के नारों से शहर भर जाता है। गुजरात की 25, कर्नाटक की 14, महाराष्ट्र की 11, उत्तर प्रदेश की 10, मध्य प्रदेश की 8, छत्तीसगढ़ की 7, बिहार की 5 और पश्चिम बंगाल की 4, कुल मिलाकर 12 राज्यों की 93 लोकसभा सीटों पर होने जा रहा मतदान निर्णायक होने वाला है। जो तीसरा चरण जीतेगा वही 4 जून की रेस में सबसे आगे जाएगा। थर्ड फेज का चुनाव ही मोदी के थर्ड टर्म पर मोहर लगाकर 4 जून के रिजल्ट को सील बंद मोहर बंद करेगा। मोदी विरोधियों के शासन वाले राज्य में नोटों के पहाड़ मिले तो मोदी ने झट से इनको चुनावी मुद्दा बना दिया। मैंने कहा मैं रुपया 1 भेजूंगा, 1 पाई भी किसको खाने नहीं दूंगा, और जो खाएगा वो जेल जाकर के खाना खाएगा। जेल की रोटी चबाएगा। आपने देखा होगा, अभी घर जाओगे तो टीवी पे देखना,
आज यहां पड़ोस में झारखंड में नोटों के पहाड़ मिल रहे हैं, नोटों के पहाड़। लोगों का चोरी किया माल पकड़ रहा है मोदी वहां। अब मुझे बताइए, मैं चोरी बंद कर दूं, इनकी कमाई बंद कर दूं, इनकी लूट बंद कर दूं, तो मोदी को गाली देंगे कि नहीं देंगे? देंगे कि नहीं देंगे? लेकिन गाली खा करके मुझे काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए? आप मुझे बताइए। मुझे आपकी पाई पाई बचानी चाहिए कि नहीं बचानी चाहिए? आपके हक का पैसा बचाना चाहिए कि नहीं बचाना चाहिए? झारखंड में जेएमएम सरकार के कांग्रेसी मंत्री आलमगीर आलम के पर्सनल सेक्रेटरी के नौकर के यहां ईडी को इतना कैश मिला कि नोट गिनने के लिए मशीन मंगानी पड़ी। नई मशीनों के जरिए एक साथ 4-4 नोटों के बंडल को गिना जा सकता है। नोट गिनने वाली 5 छोटी मशीनें पहले से काम पर लगी थी। राहुल गांधी ने कहा था कि कांग्रेस सरकार बनने पर वो आर्थिक सर्वे करा के संपत्ति का पता लगाएंगे और संपत्ति का बंटवारा करेंगे। जहां कांग्रेस की सरकार होती है, वहां संपत्ति ऐसे जमा होती है। एक सर्वे राहुल गांधी कराने वाले हैं, एक दूसरा सर्वे ईडी कर रही है और एक तीसरा सर्वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। मोदी को गालियों की नहीं, गरीब की चिंता है। उस गरीब की जिसका पैसा इन भ्रष्टाचारियों ने लूटा है। इसलिए मोदी कानूनी सलाह ले रहा है। अभी तो ईडी ने ही सिर्फ 1.25 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच की है। अगर पूरा मिलाकर देखेंगे तो कई लाख करोड़ रुपए जब्त हुए हैं। मैं कानूनी राय ले रहा हूं कि जिनको लूटा है उनको वापस पैसे कैसे लौटाया जा सकता है। पहले भी मोदी ऐसे ही 17,000 करोड़ रुपए उसके हकदारों को लौटा चुका है। तीसरे चरण से पहले मोदी ने अयोध्या जाकर रामलला के दर्शन किए तो राहुल गांधी के माथे पर भी अचानक तिलक नजर आने लगा। सनातन से 100 हाथ की दूरी बनाकर चल रहे राहुल फिर से जनेऊधारी तिलकधारी अवतार में आ गए हैं। ये जो किताब है, माथे पर तिलक और हाथ में संविधान, राहुल गांधी किसे कर रहे हैं सावधान। भाइयों और बहनों, इनको आप सबक सिखाइए, इनको आप अच्छा सबक सिखाइए। हाँ, और ये जो किताब है जिससे आपको आपके हक मिले, रिजर्वेशन मिला, इसको ये मिटाना चाहते हैं। इसको हम कभी नहीं मिटाने देंगे। इस किताब की हम रक्षा करेंगे, इस किताब की हम रक्षा करेंगे। और आपको जो आरक्षण मिलता है, जब मोदी जी आएंगे उनसे पूछना, मोदी जी आपका आरक्षण खत्म करना चाहते हैं। राहुल जी अध्यक्ष हैं कांग्रेस के। ये तब हुआ है जब कांग्रेस से बाहर निकले आचार्य प्रमोद कृष्णम ने राहुल गांधी का सुपर पावर कमीशन वाला प्लान पब्लिक कर दिया है। कांग्रेस में 32 साल से भी ज्यादा समय मेरा बीता है। जब राम मंदिर का फैसला आया, राम मंदिर बनना शुरू हुआ, उसके बाद राहुल गांधी जी ने अपने नजदीकी लोगों की एक बैठक में अमेरिका के रहने वाले अपने एक शुभचिंतक के कहने पर, इशारे पर, सलाह पर यह बात कही थी कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम सुपर पावर कमीशन बना करके राम मंदिर के फैसले को पलट देंगे। उन्होंने यह भी कहा था जिस तरह शाहबानो का फैसला राजीव गांधी जी ने पलटा था।
तीन तलाक के मुद्दे को लेकर के शाहबानो का फैसला, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था उसको बदल दिया गया था। तो जब शाहबानो का फैसला बदला जा सकता है तो राम मंदिर का फैसला क्यों नहीं बदला जा सकता है? शाहबानो केस और राम मंदिर एक दूसरे से जुड़ा हुआ मसला है। राजीव गांधी सरकार ने मुस्लिम कट्टरपंथियों को खुश करने के लिए शाहबानो के मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला संसद से पलट दिया था और फिर हिंदुओं को खुश करने के लिए राम मंदिर का ताला खुलवाया था। लेकिन उत्तर प्रदेश का आधे आचार्य प्रमोद कृष्णम को इसका इतिहास अच्छे से पता है। राजीव गांधी सरकार को बदनाम करने वाला मुद्दा राहुल गांधी के गले पड़ने वाला है। इस पर सफाई देने का वक्त भी नहीं बचा है, क्योंकि तीसरे चरण का मतदान बस शुरू होने वाला है। 93 सीटों वाला तीसरा चरण कांग्रेस के लिए सबसे टफ होने वाला है। बीजेपी को थर्ड फेज में अपनी स्कोरिंग हाई करनी है। गुजरात 100%, एमपी 98%, यूपी 80%, कर्नाटक 94%, महाराष्ट्र 86%, छत्तीसगढ़ 82%। ये 2019 का स्ट्राइक रेट है। इन सभी राज्यों में मोदी 100% के स्ट्राइक रेट वाला रिजल्ट चाहेंगे। गुजरात की एक भी सीट हारना मोदी अफोर्ड नहीं कर सकते। एमपी और यूपी में भी ऐसा ही है। थर्ड फेज में मध्य प्रदेश की सभी 8 सीटें, बिहार की सभी 5 सीटें, छत्तीसगढ़ की 7 में से 6 सीटें 2019 में बीजेपी ने जीती थी। कर्नाटक साउथ में मोदी के लिए स्कोरिंग स्टेट है। छत्तीसगढ़ में मोदी को 7/7 का स्कोर चाहिए। बंगाल में भी बीजेपी को अपना स्कोर अप करना है। नरेंद्र मोदी किस्मत के ऐसे धनी नेता हैं जिनको उनके विरोधी चुनाव में फुलटॉस गेंद फेंकते हैं और मोदी उन पर सिक्सर मारते रहते हैं। एक सांसद के घर से 350 करोड़ रुपया, एक मंत्री के घर से 50 करोड़ रुपया, 30 करोड़ रुपया गिनने में नोटों की मशीन भी थक जाती है। इतना रुपया कहां से आता है? भाइयों बहनों, ये जवाब उनके पास नहीं है। आप चिंता मत करो, आपके पैसे की रखवाली नरेंद्र मोदी जी करेंगे। मित्रों, नरेंद्र मोदी जी करेंगे। मोदी जबरदस्त ऑफेंसिव हैं। प्रधानमंत्री ने एकदम से एक्सेलेरेटर पर पैर रख दिया है। प्रधानमंत्री का इशारा उनकी पार्टी के लिए टास्क की तरह है। अब रुकना नहीं है, 4 जून के बाद ही दम लेना है। यूपी में चुनाव का थर्ड फेज अखिलेश यादव के लिए निर्णायक है। अखिलेश यादव की पूरी पार्टी 5 सीटों पर ही फोकस करके लड़ रही है। इनमें से 3 सीटों पर तीसरे चरण में फैसला हो जाएगा। फिरोजाबाद से रामगोपाल यादव के बेटे अक्षय यादव मैदान में हैं। बदायूं से शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव चुनाव लड़ रहे हैं और मैनपुरी से अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव सपा की कैंडिडेट हैं। अखिलेश यादव ने M+Y समीकरण से पीडीए की तरफ शिफ्ट होने के चक्कर में यादव और मुस्लिम कैंडिडेट उतारने में कंजूसी की। सपा ने MY को केवल 9 टिकट दिए। 19% वाले M को 4 टिकट और 11% वाले Y को 5 टिकट। सपा के 5 यादव कैंडिडेट सैफई परिवार वाले यादव ही हैं, यानी अखिलेश ने अपने परिवार से बाहर के किसी भी यादव को यादव नेता माना ही नहीं। सेंट्रल यूपी की मैनपुरी सीट बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल सीट है। मैनपुरी में मंगलवार यानी 7 मई को ही वोटिंग है। समाजवादी पार्टी ने यहां एक गलती की और मोदी की पार्टी ऑफेंसिव हो गई। महाराणा प्रताप की मूर्ति पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का चढ़ जाना मैनपुरी में बीजेपी को वापसी का मौका दे गया। मैनपुरी में चुनाव प्रचार बंद हो चुका है। योगी ने वहां से 416 किलोमीटर दूर शाहजहांपुर से मिसाइल दागी। एक तरफ भारत के इन अमर बलिदानियों के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव रखने वाली भारतीय जनता पार्टी है और दूसरी तरफ कांग्रेस समाजवादी पार्टी का इंडी गठबंधन। आपने देखा होगा अभी 2 दिन पहले समाजवादी पार्टी ने मैनपुरी में राष्ट्र नायक महाराणा प्रताप की प्रतिमा को पवित्र करने का प्रयास किया। समाजवादी पार्टी के गुंडे मूर्ति के ऊपर चढ़ते हैं, मूर्ति में महाराणा प्रताप के आन मान शान के प्रतीक भाला को तोड़ने का प्रयास करते हैं, मूर्ति को पवित्र करते हैं, गाली गलौज करते हैं। इन अकबर और औरंगजेब की औलादों को बताया जाना चाहिए ये नया भारत है,
इस नए भारत में राष्ट्र नायकों का अपमान भारत स्वीकार नहीं करता है, नहीं करता है। ऐसे ही समाजवादी पार्टी के गुंडों ने भारत के संविधान के शिल्पी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को भी अपवित्र करने का प्रयास किया। बहनों और भाइयों, अभी भी कभी कभी मुझे लगता है कि कानून का राज स्थापित करने के बाद भी जब चुनाव आते हैं तो इन गुंडों की गर्मी चढ़ने लगती है। ऐसे लगता है जैसे चुनाव आते ही इनको लगने लगता है कि जैसे अब ये लोग फिर से जनता पे अपना कहर ढाने लग जाएंगे। मंगलवार को ज्योतिरादित्य सिंधिया, शिवराज सिंह चौहान और दिग्विजय सिंह, इन तीनों हैवीवेट नेताओं का फैसला हो जाएगा। गुना, विदिशा और राजगढ़, इन तीनों सीटों पर एक साथ मतदान शुरू होगा। गुजरात में चुनाव की पूरी कमान अमित शाह ने संभाली। लोकल लेवल पर सीआर पाटिल ने कोऑर्डिनेट किया। 7 मई को सुबह सुबह मोदी का गुजरात पहुंचना बीजेपी के वोटर को चार्ज अप कर देगा। इस बीच प्रधानमंत्री ने अपना फोकस आगे शिफ्ट कर दिया है। ऐसा पहली बार हुआ है कि ओडिशा में नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नवीन पटनायक एकदम आमने सामने आ गए। आप लिख लीजिए 4 जून, 4 जून को बीजेडी सरकार की एक्सपायरी डेट है। और मैं आज यहां क्यों आया हूं? मैं आप सबको निमंत्रण देने के लिए आया हूं। 4 जून को बीजेडी सरकार की एक्सपायरी डेट है और 10 जून को भाजपा के मुख्यमंत्री के शपथ समारोह की डेट है। और मैं आपको भुवनेश्वर में भाजपा के सरकार के शपथ समारोह का निमंत्रण देने के लिए यहां तक आया हूं। नरेंद्र मोदी ने नवीन पटनायक सरकार की एक्सपायरी डेट बताई तो पटनायक ने भी पलटवार किया। बीजेपी दिनरे स्वप्न देखी चलती, बीजेपी दिनरे स्वप्न देखी चलती। ओडिशा एक ऐसा राज्य है जो आमतौर पर शांत रहता है। नवीन पटनायक न काहू से दोस्ती न काहू से बैर वाला ट्रैक रिकॉर्ड रखते हैं। नरेंद्र मोदी और नवीन पटनायक के आपसी रिश्ते भी बहुत अच्छे हैं। इतने अच्छे कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को नवीन पटनायक ने अपने कोटे से राज्यसभा भेजा, लेकिन चुनाव चल रहे हैं इसलिए तलखी जबरदस्त है। वजह क्या है? वजह हम बताते हैं। हिंदुस्तान के इस मानचित्र पर गौर करें तो बंगाल की खाड़ी से लगा हुआ इलाका कभी बीजेपी के शासन में आया ही नहीं। पश्चिम बंगाल से शुरू करें तो पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, इन 5 राज्यों में कभी भी बीजेपी की सरकार नहीं बनी। इन 5 राज्यों से लोकसभा के 144 सांसद चुने जाते हैं। ओडिशा में मोदी को बीजेपी के लिए चांस दिख रहा है। बीजेपी यहां हाफ मार्क तक स्कोर करती हुई दिख रही है। मोदी को लगता है कि थोड़ा जोर और लगा लेंगे तो जगन्नाथ जी के धाम में भी भगवा ध्वज फहरा देंगे। उत्कल विजय का मतलब होगा मोदी के लिए 2026 में बंगाल जीतना आसान हो जाएगा। कांग्रेस की रैलियों में प्रियंका गांधी वाड्रा सबसे ज्यादा भीड़ खींचने वाली नेता हैं। यूडीएफ जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद। लेकिन प्रियंका को कांग्रेस ने रायबरेली और अमेठी तक सीमित कर दिया है। राहुल गांधी इस वक्त कांग्रेस में सबसे बड़े क्लाउट वाले लीडर हैं। जाति जनगणना, आरक्षण और संपत्ति का बंटवारा, राहुल ये 3 सियासी गोल लेकर 24 का चुनाव लड़ रहे हैं। मगर पॉलिटिक्स में इरादा रखना ही पर्याप्त नहीं होता। अपनी बात को जनता तक पहुंचाना और उनको समझाना भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है।
राहुल इस काम में फेल हो जाते हैं। सोचिए, 2-2 बार पूरे देश को नाप चुका नेता अपनी बात जनता को समझा नहीं पा रहा। राहुल की पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे तेजस्वी यादव जैसे नेता ये काम आसानी से कर लेते हैं। अरे भाई, वो पीरजादे हैं, कुछ भी कह सकते हैं। पीरजादे इसलिए हमको शहजादा कह रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी, मुद्दे की बात कीजिए, आप झूठ मत बोलिए, काम की बात कीजिए। और हम लोगों को लगता था कि भाई जो सुना करते थे, जो बुजुर्ग लोग हैं वो काम की बात करते हैं, ज्ञान की बात करते हैं, ध्यान की बात करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री बुजुर्ग होकर के ना काम की बात करते हैं, ना ध्यान की और ना ज्ञान की बात करते हैं, केवल झूठ की बात करते हैं। मोदी की सबसे बड़ी ताकत क्या है? संगठन अपनी जगह है, सरकार में होने की हनक अपनी जगह है। मोदी की सबसे बड़ी ताकत है उनका वोटर के साथ कनेक्ट। ये कनेक्ट ही मोदी को सबसे आगे खड़ा कर देता है। मोदी रहे या न रहे, देश हमेशा रहेगा। और ये सपा कांग्रेस वाले क्या कर रहे हैं? ये चुनाव लड़ रहे हैं अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए। और मोदी किसके लिए खप रहा है? मैंने तो आगे पीछे कुछ रखा ही नहीं है। योगी जी भी वैसे और मोदी जी भी ऐसे है। ये मोदी योगी खप क्यों रहा है? हमारे तो बच्चे हैं नहीं, हम खप रहे हैं आपके बच्चों के लिए।